नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के क्रम में जो पिछली क्लास थी, उससे आगे की बात आज प्रारंभ कर रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू होने के कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है जी। वर्ष 1979 यानी कि 1979 से इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सुझाव लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया था, यानी कि वर्ष 1979 से हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से क्यों लागू हुआ, कौन से वो 16 अनुच्छेद थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। ये जो सुझाव था वो लक्ष्मीमल सिंघवी साहब ने दिया था और वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। और क्या क्या हुआ 26 नवंबर को, इस बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कौन कौन से थे, क्या प्रावधान थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव आयोग, परिभाषा, अंतरिम संसद, अंतरिम राष्ट्रपति तथा संविधान के शीर्षक संबंधी प्रावधान इस दिन लागू हो गए थे। आइए थोड़ा जान लेते हैं अनुच्छेद 393, जिसमें संविधान का संक्षिप्त नाम है, यानी कि जो पूरी पुस्तक बनाई गई है उसको हम संक्षिप्त में क्या बोलेंगे, तो उसका शीर्षक अनुच्छेद 393 में दिया हुआ है और अनुच्छेद में उसका नाम है कि इस संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा। यह भारत का संविधान है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 394। एक 394 था, वो क्या कह रहा था। अनुच्छेद 394 कहता है यह अनुच्छेद, यानी कि यह अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 394 स्वयं, और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता के हो गए। ये किसके हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता के। अनुच्छेद 60 क्या होगा, राष्ट्रपति की शपथ। 324 क्या हो गया, अनुच्छेद 324 में हो गया आपका चुनाव आयोग। 366 में परिभाषा, 367, 389, 380 इनके बारे में भी देखेंगे। अंतरिम संसद है, अंतरिम संसद द्वारा चुना गया राष्ट्रपति है। 388 है, 391 है, 392 और 393। आप देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद हो गए 15 और एक 394 स्वयं। कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप याद रखना। और 394 में एक बात और कही गई थी कि इस संविधान के शेष जो उपबंध हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। यानी कि अनुच्छेद 394 दो बातें कह रहा था कि यह अनुच्छेद और इसके अलावा 15 अनुच्छेद आज से लागू होंगे तथा संविधान के शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, जो कि इस संविधान के प्रारंभ का दिन है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। यहां थोड़ा देख लेते हैं कि 379 में क्या था। 379 में था कि अंतरिम संसद का उल्लेख था, यानी कि 389 के अनुसार अंतरिम संसद यानी कि जो संविधान सभा है वही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। देखिएगा, आपको पिछली वीडियो में बताया है, फिर बता रहे हैं कि संविधान सभा का जो सभापति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके सभापति अथवा अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्लियर है। और वो जो संविधान सभा थी उसने अंतरिम संसद के रूप में या कहें संसद के रूप में कब से कार्य करना प्रारंभ किया था, तो वो 17 नवंबर 1947 से किया था। 17 नवंबर 1947 से 17 अप्रैल 1952 तक। वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो 379 ही था। अनुच्छेद 379 में अंतरिम संसद का उल्लेख था। क्लियर है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यहाँ बड़ी कंसेप्ट की बात समझ में आएगी। 380 में क्या था, अनुच्छेद 380 में अंतरिम संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति पद का उल्लेख था। आपसे पूछ लिया जाता है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी कैसे राष्ट्रपति थे, तो जो राष्ट्रपति थे वो कैसे राष्ट्रपति थे, अंतरिम संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं, तो अनुवादक कौन है, प्रस्तावक कौन से, विस्तार से भी चर्चा करेंगे क्या था क्या नहीं। आइए फिलहाल आगे चलते हैं। ये जो 379 और 300 अनुच्छेद दोनों थे, 380 और 379, ये अनुच्छेद संक्रमणकालीन अवधि के लिए थे, यानी कि इनको 17 अप्रैल 1952 अर्थात जब पहली लोकसभा गठित हो जाएगी उसके बाद इनको समाप्त करना था। आगे याद रखना 24 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 379 यानी कि क्या था, ये अंतरिम संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के तहत ही संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रपति का चुनाव किया था। क्लियर है? जो राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे वो किसके तहत चुने गए, तो 379 जो अनुच्छेद था उसके द्वारा चुने गए थे। यहाँ थोड़ा इस कंसेप्ट को क्लियर ही कर देते हैं। देखिएगा साहब, जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था तो उस समय जो उनके अनुमोदक थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रस्तावक थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पर्चा एक ही आया था, तो जाहिर सी बात है इनको ही चुन लिया गया राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 379 के तहत। ठीक है जी। इनको शपथ किसने दिलाई, ये एक अलग मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ अनुच्छेद 61 जो कहता है, अनुच्छेद 60 जो कहता है वो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ही 28 जनवरी 1950 को हो रही है और राष्ट्रपति का चुनाव हम 24 जनवरी 1950 को कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 26 जनवरी 1950 को शपथ भी दिला रहे हैं, और शपथ के लिए तो क्या कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और जब तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ही हम कर रहे हैं कब, 28 जनवरी को। तो क्या था कि हमारे यहाँ आपको पढ़ाया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्रावधान था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय नई दिल्ली में स्थापित किया, फेडरल कोर्ट। क्लियर है? और उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गोयल। पहले हुए, दूसरे हुए, तीसरे हुए, जब चौथे मुख्य न्यायाधीश फेडरल कोर्ट के थे तो वो थे हरिलाल जे कानिया। ठीक है, हरिलाल जे कानिया जो चौथे थे उन्होंने ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाई थी। ये यहाँ समझने वाली बात थी। आइए, 95 जो संविधान का लास्ट अनुच्छेद था के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त किया गया। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषण को अराजकता का व्याकरण, ग्रामर ऑफ एनार्की कहा जाता है, जिसमें संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, क्योंकि आलोचनाएं आ रही थी कि संविधान उधार का संविधान है। तो उन सब का जवाब दिया कि भाई कहीं किसी देश से अच्छे प्रावधान लेना उधार का संविधान नहीं है। कई लोग कह रहे थे कि आपने भारत शासन अधिनियम 1935 को कट पेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा ये कट पेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी ही सहमति से बनाया गया था। असुविधा ये थी कि उसमें भारत को स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं था, अर्थात उसकी अपनी खुद की प्रस्तावना नहीं थी। क्लियर है? और गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था। इस तरह इन्होंने संविधान की आलोचनाओं का जवाब दिया था, सभा में अपने साथियों का आभार व्यक्त किया तथा देश की भावी चुनौतियों का उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में युवा बेरोजगार होंगे या फिर कुछ भी देश में घटना घटित होती है तो हम अतीत का रोना नहीं रोएंगे, संविधान है, अब हमें शासन इसके द्वारा करना है और चीजों को सुगम बनाना है। ठीक है जी। और इसी व्याकरण में इन्होंने कहा, इसी भाषण में जो अराजकता का व्याकरण था, इसी में कहा कि किसी भी देश का संविधान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वहां के लोगों द्वारा अपनाने के तरीके पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपने सुना ही होगा। एक जो चीज छूट गई थी उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, और जो छोटी चीज थी वो छूट गई थी प्रारूप समिति में। याद रखना, आपको ये तो बताया था कि मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र ऐसे प्रारूप समिति के सदस्य थे जो मुस्लिम लीग से थे, लेकिन इसको थोड़ा क्लियर कर लेना कि मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर प्रारूप समिति के सभी सदस्य कांग्रेस ही थे। मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर प्रारूप समिति के सभी सदस्य कांग्रेस से ही थे, लेकिन के एम मुंशी यानी कि उसमें जो 7 सदस्य थे उसमें देखो 7 सदस्यों में मोहम्मद सादुल्ला तो किससे हैं, मुस्लिम लीग से, बाकी के सभी किससे हैं, कांग्रेस से।
लेकिन आपसे पूछा है कि इनमें से वास्तविक रूप से या प्रारंभ से ही या मूलतः कांग्रेसी कौन था, तो केवल एक सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। बाकी के और जो भी थे, देवी प्रसाद खेतान साहब हो गए, डी.पी. खेतान हो गए, या आप समझिए डॉक्टर अंबेडकर हो गए, और जो भी सदस्य थे उसके, वी.टी. अयंगर साहब हो गए, टी.टी. कृष्णामाचारी साहब हो गए, ये सारे कांग्रेस के बैनर से चुनाव जीत के आए थे, लेकिन मूलतः कांग्रेसी नहीं थे। मूलतः कांग्रेसी तो एक ही थे, के.एम. मुंशी, ठीक है ना? प्रारंभ से ही थे कांग्रेस से, जबकि अन्य सदस्य केवल कांग्रेस के बैनर से संविधान सभा के सदस्य बने थे। अगला फैक्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अगला फैक्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य रह गए थे। जिस दिन देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, उस दिन संविधान सभा में 299 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा की जब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को थी, उस दिन भी संविधान सभा के 2 नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी, या 2 नए सदस्य बनाए गए थे, रत्नापा भरापा कुंभार और डॉक्टर वाई.एस. परमार। रत्नापा भरापा कुंभार और डॉक्टर वाई.एस. परमार। एक और है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284, यानी कि जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वां सत्र है, उसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। वो थी, पहली प्रति थी इंग्लिश की, दूसरी थी इंग्लिश और साथ में उस पर चित्रकारी थी, इंग्लिश में डिजाइन, और तीसरी कॉपी थी हिंदी। किसने डिजाइन तैयार किया, किसने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले किए, कितने लोगों ने हस्ताक्षर करने से मना किया, क्या क्या संविधान सभा की आलोचनाएं हैं, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाते चलिएगा, चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिहाज से। आप जनरल व्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं तब भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाइए, रिविजन कीजिए, चीजें परीक्षाओं में देखने को यहीं से मिलेंगी। तब तक बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय